डंके के चोट पर एक मैं प्रेडिक्शन यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर 25 जून 2025 अगर ये डेट बीत जाता है और संधि नहीं होता है, किसी प्रकार का सीज फायर नहीं होता है, तो ये युद्ध एक प्रकार से न्यूक्लियर वार की तरफ ये शिफ्ट होगा और वर्ल्ड वार 3 का जो बेस होगा वो अब बनना प्रारंभ हो जाएगा। ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो धीरे धीरे पूरे दुनिया को तबाही का संकेत देने वाला है। अक्टूबर मंथ का अगर आप वीडियो देखिएगा, उसका क्लिप मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ कि राहु के अंदर जब शनि आएगा तो ऐसा समय थोड़ा सा इजराइल के लिए कठिन होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर अमेरिका इजराइल के साथ है, आपको शायद लग रहा होगा कि भाई अमेरिका जिसके साथ है उसको हराना मुश्किल है। ये अगर कहा जाए तो बहुत गलत बात भी नहीं होगा, क्योंकि एक सुपर पावर है अमेरिका, और अगर वो इजराइल के पक्ष में है और साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया, यहाँ पर अभी भी, और यूरोप के जो पार्ट है जहाँ पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों दिखाई दे रहे हैं, वो पार्ट अभी भी थोड़े खतरनाक हो सकते हैं। इस बार कुछ ऐसी। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का वीडियो है और उसमें डंके के चोट पर एक मैं प्रेडिक्शन यहाँ पर देने वाला हूँ कि अगर 25 जून 2025 बीत जाता है, जो कि बीतने में लगभग 5-6 दिन अभी बचा हुआ है, अगर ये डेट बीत जाता है और संधि नहीं होता है, किसी प्रकार का सीज फायर नहीं होता है, तो ये युद्ध एक प्रकार से न्यूक्लियर वार की तरफ ये शिफ्ट होगा और वर्ल्ड वार 3 का जो बेस होगा वो अब बनना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियो में ये बोला है कि 17 सितंबर के बाद जो है भारत पाकिस्तान का भी युद्ध एक बार फिर से होना है, और यहाँ पर भले ही अभी सीज फायर चल रहा हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो धीरे धीरे पूरे दुनिया को तबाही का संकेत देने वाला है। पुराने वीडियो में इजराइल और ईरान के बीच में मैंने कुछ बताया था अक्टूबर मंथ का अगर आप वीडियो देखिएगा, उसका क्लिप मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। उस वीडियो में केवल मैंने ये बताया था कि, और उस समय ना ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे और ना ही किसी प्रकार के खतरनाक युद्ध की संभावना बहुत ज्यादा बन रही थी, लेकिन मैंने उस समय भी अपडेट किया था कि वर्ष 2025 एग्जैक्ट डेट दिया हुआ था 29 मार्च 2025 और 16 मई के बीच में एक प्रबल युद्ध होने की संभावना दिख रही है, और ये युद्ध किसी भी कंडीशन में मिडिल ईस्ट एशिया में ये फैलेगा। और एग्जैक्टली देखा जाए तो ऐसा ही हो रहा है। एक बार भारत पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ और साथ में अब इसका जो स्वरूप है वो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं क्लिप में हमने क्या बोला था, और इस क्लिप को सेव कर लीजिएगा और इसी के आधार पर मैं आपको आगे का क्या होने वाला उसको मैं बताऊंगा। इस वीडियो क्लिप को 2 मिनट देखिए। राहु के अंदर जब शनि आएगा तो ऐसा समय थोड़ा सा इजराइल के लिए कठिन होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में जहां पर अमेरिका इजराइल के साथ है, आपको शायद लग रहा होगा कि भाई अमेरिका जिसके साथ है उसको हराना मुश्किल है। ये अगर कहा जाए तो बहुत गलत बात भी नहीं होगा, क्योंकि एक सुपर पावर है अमेरिका, और अगर वो इजराइल के पक्ष में है और साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया, यहाँ पर अभी भी, और यूरोप के जो पार्ट है जहाँ पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों दिखाई दे रहे हैं, वो पार्ट अभी भी थोड़े खतरनाक हो सकते हैं। इस बार कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है कि केतु पर सभी ग्रह देखेंगे, मतलब जितने भी ग्रह हैं सब केतु को देखना प्रारंभ करेंगे। केतु अकेला रहेगा और 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और उस ग्रहण के दौरान केतु पर सभी ग्रह की दृष्टि होगी। 29 मार्च को रात्रि 11 बजे शनि का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, और उसके बाद मार्च की ये अप्रैल मई के बाद मई में मेजर चेंजेस आएंगे। बृहस्पति भी चेंज करेगा, राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। तो ये काफी चेंजेस जो है 2025 में बहुत तेजी से ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस बार जो मंगल है वो अपने नीच राशि में ही वक्री होंगे, फिर मिथुन में जाएंगे, फिर मार्गी होकर फिर नीच के होंगे। 2 बार नीच के 2025 में ये होना प्रारंभ हो जाएंगे, और जब ये 2 बार नीच के होंगे तो युद्ध की कंडीशन जो है, मंगल जब नीच के रहेंगे तो युद्ध की कंडीशन अभी और बढ़ सकती है। ऐसे कंडीशन देखिए, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद एक चीज तो कंफर्म है कि आप लोगों को जो ये मैंने बातें बताई है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध का, ये ऐसा नहीं कि अभी युद्ध हो गया तो मैं यहाँ पर लाइव आकर बता रहा हूँ या रिकॉर्डेड सेशन करके बता रहा हूँ। प्रेडिक्शन पहले ही दिया जा चुका रहता है चैनल्स पे, और कई लोग जो होते हैं, जो लगातार हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वीडियो को चेक करते हैं और उनको पता रहता है कि मैं कौन कौन सी प्रेडिक्शन दिया हूँ। और जो लोग रेगुलर टच में नहीं रहते हैं उनके लिए तो फिर मुश्किल होता है समझने के लिए। उनको लगता है कि लगातार
जब कोई घटना घटित हो जा रहा है तब आकर बता रहे हैं। चाहे अभी वायुयान दुर्घटना की बात भी देखिए अक्टूबर में ही बताया गया था और अभी जाकर आपने सत्य होते हुए देखा गया। टाइमलाइन भी एग्जैक्टली वही बोला गया था, मई जून जुलाई, और उसी टाइमलाइन में ही हुआ। निफ्टी पर भी प्रेडिक्शन लगभग जो सत्य हुआ है वो भी इसी चैनल पर अक्टूबर मंथ में ही दे दिया गया था। साथ में ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध होगा वो भी अक्टूबर मंथ में ही दिया गया था। और कमला हैरिस हारेंगी, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, और नवंबर में रिजल्ट आया था। और मुझे जहाँ तक याद है कि 20 जनवरी के आसपास या 18 जनवरी के आसपास इन्होंने शपथ लिया था राष्ट्रपति का, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय इजराइल के सपोर्ट में है और हमेशा से इजराइल के सपोर्ट में ही रहे हैं। उनका जो मत है, और इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरीके का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अब अमेरिका जो अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे रहा था, अब वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। और कई जगह तो सोशल मीडिया और कई लोगों ने यह बोलना भी प्रारंभ कर दिया है, विशेष रूप से न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो सूत्र होते हैं, उनके जो कन्फर्म वैल्यूज़ को बताते हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं। उन्होंने भी कन्फर्म अब ये कर दिया है कि अगर ईरान नहीं झुकता है, अगर ईरान सीज़फायर के लिए नहीं जाता है, तो एक युद्ध यहाँ पर रहेगा। तो जो मैंने प्रेडिक्शन किया था एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में अभी ये जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 25 जून 2025 एक ऐसा डेट बन रहा है, अगर ये युद्ध नहीं रुका, अगर ये सीज़ फायर नहीं हुआ, तो न्यूक्लियर वार होने की संभावना पूरे तरीके से खुल जाएगी। और अगर न्यूक्लियर वार होता है तो परेशानी बढ़ेगी। देखिए, न्यूक्लियर वार के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर दिया है नेचुरल जो एक्सप्लोजन हुआ है ज्वालामुखी का इंडोनेशिया में कल, क्योंकि एक बड़ा विस्फोट होना था। एक बड़ा विस्फोट प्रत्यक्ष हो, मतलब नेचुरल हो, या मैनमेड हो। अगर इंसानों ने ऐसा कुछ बनाया हुआ जिसके कारण इतना तगड़ा डिजास्टर हो रहा है, जो जिसको हम लोग युद्ध कहते हैं, बेसिकली युद्ध में बहुत सारी जो होते हैं बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, बहुत सारे अटैक्स एक दूसरे पर करते हैं और क्षति पहुंचाई जाती है। और जो नेचुरल ज्वालामुखी है वो भी जब विस्फोट करता है तो बहुत रेंज तक इसकी एनर्जी निकलती है। हालांकि न्यूक्लियर वार के प्रोसेस को, ये जो लगातार 2 ज्वालामुखी विस्फोट हुए, एक इटली में और एक दूसरा इंडोनेशिया में, इन दोनों ने इस इफेक्ट को डाइल्यूट कर दिया है मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी अभी कंडीशन ऐसे ही बनी हुई है। अगर आप ईरान का चार्ट देखिएगा तो ईरान का जो चार्ट बनता है 1 अप्रैल 1979 का, और जो टाइमिंग है वो 3 बजे तेहरान का कर्क लग्न का चार्ट है, और साथ में राशि वृषभ राशि बनती है। देखिए, बृहस्पति उच्च के हैं लगन में, और साथ में चंद्रमा भी उच्च के हैं। तो ऐसा देश जिसके बृहस्पति उच्च के हों, चंद्रमा उच्च के हों, वो सामान्यतः कहा जाए तो एक अच्छा राजयोग से घिरा हुआ माना जाता है। चार्ट स्ट्रांग हो जाता है। अगर बृहस्पति लगन में हो तो आदमी धर्म के प्रति झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और चंद्रमा भी अगर उच्च का हो तो मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ईरान के चार्ट का जो द्वितीय भाव अगर आप देखिएगा, उसमें शनि राहु की युति हुई है। शनि राहु अगर एक साथ बैठ जाए तो पिशाच योग बना देते हैं, और धन में बैठे हैं तो धन यहीं से आता भी है। जैसे शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से ही इनकी अर्थव्यवस्था भी चलती है। शनि जहाँ पर ऑयल को डेवलप करता है, ऑयल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर राहु नेचुरल गैस को रिप्रेजेंट करता है। तो ईरान जो होता है, ईरान अगर आप देखिएगा तो उसका जो सोर्स है जिसको वो एक्सपोर्ट करता है वो ऑयल है, और साथ में नेचुरल गैस का सप्लायर है। तो उसके कारण धन को तो बहुत ही से बढ़ाता है। लेकिन धन भाव, जिसको मारक भाव भी कहा जाता है, वहाँ पर शनि राहु उपस्थित है, और गोचर में मंगल केतु इनके द्वितीय भाव पे जा रहा है। तो प्रबल युद्ध की आशंका यहाँ पर वैसे ही बना दे रहा है। कर्क लग्न होने के कारण यहाँ पर संभावना युद्ध की बन रही है। और साथ में ये जो टाइमिंग इनका चल रहा है बहुत अच्छा नहीं। केतु और शुक्र भी जो है अष्टम में विराजमान है, साथ में युति कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा के डिपोजिटर भी हैं शुक्र ग्रह। तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी ये समय खराब है। 2 प्रमुख चीज़ें हैं, क्योंकि कभी भी किसी का जो चार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, कोई एक प्लैनेट कभी भी
वर्क नहीं करता है। पूरे 9 के 9 ग्रह जो होते हैं उनका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है दैट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि बृहस्पति जो है लगन से द्वादश में गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव जहाँ पर इनकम सोर्स है वहीं पर शनि राहु के ऊपर से मंगल केतु का गोचर। ये सिंपल 2 चीज़ें हैं जो इस समय ईरान के लिए काफ़ी खतरनाक है और ईरान को सही समय का वेट करके अगर वो अटैक करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज ईरान को मुँह की खानी पड़ेगी और साथ में कहा जाए तो ईरान को संधि करने पर अमेरिका इजराइल मजबूर कर देगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इजराइल का चार्ट, तो इजराइल 14 मई 1948 का 4 बजे और तेल अवीव, ये इस पर अगर आप चार्ट बनाइएगा तो कन्या लग्न का चार्ट बनता है और कन्या लग्न के चार्ट में इनके चार्ट में केंद्र में 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, यानी 2 बेनिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। एक बृहस्पति वक्री अवस्था में और दूसरा शुक्र है जो कि केंद्र में बैठे हुए हैं। देखिए, इजराइल सभी लोग जानते हैं एरिया वाइज बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन फिर भी केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो छोटे होने के बाद भी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो और जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी बढ़ा देता है। तो इसलिए चाहे वो जीडीपी देखिए, चाहे वो उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ये बृहस्पति और शुक्र के कारण ही है। और द्वादश भाव में अगर आप देखिएगा तो द्वादश भाव में मंगल केतु दोनों का गोचर चल रहा है। तो मंगल ऑलरेडी वहां पर बैठे हैं, मंगल के ऊपर मंगल का गोचर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन उसके ऊपर केतु का जो गोचर बन रहा है साथ में वो थोड़ा सा इनके लिए युद्ध का माहौल डेवलप कर रहा है। साथ में जो बृहस्पति है वो जनता के स्थान को भी देख रहा है और साथ में 7th हाउस का मालिक भी बनता है। तो ये दोनों इंडिकेशन ये करता है कि इस समय जो पार्टनर्स होंगे यानी इनको सहयोग करने वाले जो देश होंगे एकदम शीघ्रता से आएंगे। भले ही बृहस्पति अस्त चल रहा है, ये बहुत तेजी से शीघ्रता से इनके पास आएंगे और इनको हेल्प भी करेंगे। वहाँ की जो जनता है और वहाँ का जो लोकल सपोर्टर हैं वो सभी लोग इस समय सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे और पूरे विश्व में कहा जाए तो इजराइल को सपोर्ट देने वाले देश ज़्यादा रहेंगे, ईरान को सपोर्ट करने वाले देश कम होंगे। ये युद्ध, अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि डंके के चोट पे ये भविष्यवाणी दे रहा हूं, 25 जून 2025 जो कि 5-6 दिन अभी बचा हुआ है, अगर ये युद्ध बंद नहीं होता है, अगर संधि नहीं होता है, क्योंकि पुराने प्रोडिक्शन में मैंने बोला था कि ये संधि होगी, अगर ये संधि किसी कारणवश नहीं होती है तो आप ये मान के चलिए कि ईरान घुटने पर आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, आपको की भी अपनी कैलकुलेशन रहती होगी युद्ध को देखकर, जो लोग विशेष रूप से इन युद्ध को समझते हैं, जो लोग पावर को समझते हैं, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो ईरान अकेला तो इजराइल पर काफ़ी भारी पड़ सकता है, लेकिन इजराइल का जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है दैट इज़ वेरी स्ट्रांग और ईरान के जो चार्ट है उसके अंदर द्वितीय भाव में मंगल केतु का गोचर ये बहुत परेशान कर रहा है। साथ में बेंजामिन नेतन्याहू का चार्ट अगर देखा जाए 21 अक्टूबर 1949 का है, 9:30 जेरूसलम में चार्ट बनता है। तो वृश्चिक लग्न का चार्ट है और साथ में दशम भाव में मंगल केतु का गोचर है। देखिए, दशम भाव जो होता है उपचय भाव भी कहलाता है। दशम भाव में मंगल जो होते हैं दिशा बली भी होते हैं। लगन का लॉर्ड दिशा बली हो गया, पावरफुल हो गया, और केतु दशम भाव और वो भी अग्नि तत्व है और केतु उपचय भाव में और अग्नि तत्व में काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है। तो गोचर का जो शनि है और गोचर का जो मंगल है और केतु, ये सभी कुछ इनके लिए सपोर्टिव कंडीशन बना रहे हैं, यानी कहीं पे भी डाउट नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हालांकि ईरान लगातार अटैक कर रहा है और ऐसा भी मैंने न्यूज़ में देखा है कि जो हॉस्पिटल है उस पर भी अटैक कर रहे हैं, जबकि युद्ध में जो है अटैक कहाँ पर किया जाता है, किसी पब्लिक प्लेस को निशाना नहीं बनाया जाता था। लेकिन अगर अब ये पब्लिक प्लेसेस पे अगर निशाना बन रहा है, अटैक हो रहा है, तो इसका जवाब जो है इजराइल बहुत जल्दी देगा। और इस ड्यूरेशन में कई बातें होंगी। पहली बात, जो अमेरिका है वो अपना पूरा फोर्स लेकर अटैक करेगा। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देना तो प्रारंभ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में भी उनका टाइम नहीं लगेगा और पूरा दबाव बनाया जा रहा है ताकि इजराइल घुटने पर आ जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एटम बम अगर बन जाता है ईरान के अंदर तो
इज़राइल के लिए ये बहुत खतरा है। तो इज़राइल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए कि अकेले ईरान इस युद्ध में नहीं रहेगा। अब ये पूरा विश्व 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, जहाँ पर युद्ध जो होने वाला है वो धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। इस्लाम वर्सेस यहूदियों का जो युद्ध है, इसमें ये कन्वर्ट होगा और यहीं से वर्ल्ड वार 3 की नींव भी रखनी है। और धीरे-धीरे जब सितंबर का मंथ आएगा तो आपको और चीज़ें होते हुए दिखाई देंगी। तो जाते-जाते मैं आपसे केवल 2 ही प्रश्न पूछूँगा, अगर आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में आपको लिखना चाहिए तो ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहला कि जो ये युद्ध हो रहा है इसमें किसका पलड़ा भारी है? एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन मैंने बता दिया है, मुझे तो इज़राइल का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इर्रिस्पेक्टिव मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन करके जो बताया उसके हिसाब से इज़राइल, उसको कोई भी देश सपोर्ट कर रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके आधार पर नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इज़राइल का कहीं न कहीं जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। छोटी कंट्री है बट उनके सपोर्टर्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ईरान घुटने पर आने वाला, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अगर आपको ये सही लगता है तो आप यहाँ पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरा जो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस युद्ध में अगर ईरान हमला करता है और ईरान के साथ और भी कंट्रीज़ आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये युद्ध किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या आपको नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहा है? अगर ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहा है तो ये निश्चित रूप से 2025, जो कि भारत के लिए भी मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, तो आने वाला समय काफ़ी कठिनाईपूर्वक रहेगा। इसके अलावा आप अपनी प्रतिक्रियाएँ जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और जिनको अपने कंसल्टेशन गुड़गाँव में लेने हैं, दिल्ली में लेने हैं, वो कुछ ही दिनों में आपको डेट, एक रफली मैं टेंटेटिव डेट बता देता हूँ कि 25 तारीख से लेकर 30 तारीख, यानी 25 जून से लेकर 30 जून के बीच में मैं अवेलेबल रहूँगा दिल्ली में और साथ में गुड़गांव में। तो जिनको भी अपने कंसल्टेंसी लेनी है मुझसे, आप अपने कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।